नमस्कार, देश की बात में आज बात होगी एनडीटीवी इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव खबर की। वो खबर जो हैरान तो करती है, साथ ही सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है। ये खबर है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी भरी कॉल से जुड़ी हुई। वो वीडियो कॉल जो उसने जेल में रहते हुए की। ये कॉल मई 2023 की है। वीडियो कॉल में लॉरेंस कुणाल छाबड़ा से एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा है। ये खबर एक्सक्लूसिव इस मायने में भी है क्योंकि पहली बार जेल के भीतर से धमकी भरे वीडियो कॉल का वीडियो सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे हैं। कथित अवैध कॉल सेंटर माफिया कुणाल छाबड़ा से 5 करोड़ की रंगदारी मांग रहा है। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी है। कुणाल छाबड़ा ने 2023 में ही 14 जून को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के खिलाफ केस दर्ज कराया था। हाल ही में दिल्ली की ग्रेटर कैलाश में नादिर शाह का कत्ल लॉरेंस गैंग ने किया। नादिर शाह कुणाल छाबड़ा का दोस्त बताया जाता था। और अब आपको वो सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो और ऑडियो दिखाते हैं जो सामने आया है। एक गाड़ी की साइड लगा लूं? हाँ, लगा ले, जहाँ मर्जी लगा ले। अब तो एक सिस्टम की बात करें तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, तो बात कर साइड पे लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लगा ली मैंने, गाड़ी साइड लगा ली। हाँ जी, अब आदेश करो, क्या करना है? अब पहचान लिया मैंने। भाई बता भाई, दूसरा चमत्कार देखना है कि हमें देखना है? नहीं चमत्कार क्यों? हमें चमत्कार देखने की जरूरत है? हमने शक्ल देख ली, हमारे लिए चमत्कार हो गया। तो भाई फिर देख लिया, अब तो अपने ना उस पे रहना, तेरे को बोला था शक्ल देखने के लिए लोग तरसते और पैसे बढ़ जाते हैं, आप देख लो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, दो थोड़ा टाइम मैं कर देता हूँ। मेरे को आप कब फोन करोगे मुझे ये बताओ। मैं भी दुबई आया हूँ। मैं तो अभी कर ही रहा हूँ फोन। नहीं अरे मतलब मैं आ जाऊंगा ना इंडिया, 5 तारीख को इंडिया आ जाऊंगा, अगले महीने। हाँ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, चल तो बात करके मैं कहीं बैठा हूँ। हाँ भाई, तो भाई माने नहीं खराब है। नहीं मान लिया, हमने देख लिया भाई को। देख लिया हमने, देख लिया भाई को। चल सही है, बिना बात भी नहीं करते, नहीं तेरी प्रोटेक्शन तेरे को हम देंगे। जितनी भी कॉल आते तेरे को, ना कुछ भी है तो मेरे को कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? जो तेरे को परेशान करता है, जो तेरा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, ठीक है? मैं समझ गया। दिक्कत किसी चीज की नहीं बनानी, तो ठीक है भाई, जो हमारे काम है वो हम कर रहे हैं, ठीक है? जो तुम्हारी है तुम कर रहे हो, ठीक है जी। हाँ ठीक है भाई। तो कोई बात नहीं, जहाँ भाई तू 4-5 करोड़ रुपया बच्चों की पार्टी, चलो नहीं 4-5 नहीं, एक ही लगाया। गलत बोल रहा हूँ भाई, चलो बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। बिल्कुल होते हैं जी, बिल्कुल। सबके सारा सिस्टम है, गलत बोल रहा हूँ मैं, ये चीज मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, पर ये भी देख वो करना पड़ेगा ना। नहीं बिल्कुल, सारे काम जरूरी है लाइफ में, आगे बढ़ना तो सबके साथ लेके बढ़ना। देख मैं नहीं चाहता भाई आगे बात बढ़े, ठीक है? नहीं हाँ, अपना प्यार से सारा कुछ हो जाए, उसकी वैसी बात नहीं है। तेरी ये लगा ले भाई, यहाँ तक तू कितने बार टॉयलेट जाता है, इतनी तक की डिटेल है भाई के पास, ठीक है? बिल्कुल सब कुछ है, बिल्कुल। तेरे चक्कर में हमारे लड़के आज पकड़े गए हैं ना 10। अब बेटा तूने दुश्मनी ले ली सीधी हमारे साथ। मेरे चक्कर में क्यों बाजी? मैंने क्या किया? तेरे चक्कर में पकड़े गए लड़के, तूने उनको पैसे दे के तूने करा ना, तब देखियो अब तेरा क्या। किसको पैसे दे दिए बाजी? मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। पुलिस वालों को तूने पैसे दिए ना? मैंने किसी पुलिस वाले को पैसे नहीं दिए। मेरे को फोन आया था, मेरे से पूछा गया कि तुम्हें फोन आया है कोई पंजाब से, आपके किसी बंदे ने एसटीएफ से फोन किया है। उन्होंने कहा मेरे पास फोन आया कि तुम कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं करनी। मैं आप कहते हो नंबर भी दे देता हूँ आपको किसका फोन आया। अब ये मुझे कैसे पता बाजी? आप कहते हो मैं नंबर भी देता हूँ जिसका एसटीएफ वाले का फोन आया। मैं उन्होंने कहा हमें क्या चाहिए नंबर, अब तो तेरी टिकट कटेगी बेटा, तू किसी बात पे नहीं आया ना। देख ले आज की न्यूज, पकड़े गए हमारे 10 लड़के। तो जो तेरे भाई घूमता ना, जो फरारी फुरारी कौन सी गाड़ी, वो बता रहा था उस दिन। अभी 2 दिन मिला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिल जाएगा। हमें तो थोड़ा टाइम ही चाहिए, बस 1 मिनट भी नहीं चाहिए, ठीक है? अपना ध्यान रखियो बेटा, तेरे चक्कर में बहुत नुकसान हुआ, अब तेरा तो नहीं करेंगे। और ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी दी है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। दे रहे हैं और बता रहे हैं और बातचीत। देखिए, एक बात तो साफ है, लॉरेंस इंडिया की किसी भी जेल में हो, चाहे वो तिहाड़ जेल में हो, पंजाब की जेलों में हो, राजस्थान की जेलों में हो, हरियाणा में हो या फिर गुजरात में हो, आज तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से उसे कोई रोक नहीं पाया है। और उसने जेल में रहते हुए 2 इंटरव्यू मोबाइल के जरिए दिए थे। लेकिन ये पहला मौका है जब
एक वीडियो कॉल के जरिए वो किसी को थ्रेट कर रहा है। और ये वीडियो कॉल पहली बार सामने आया है जब वो जेल के अंदर से बैठकर एक इलीगल कॉल सेंटर माफिया से 5 करोड़ की फिरौती मांग रहा है। उससे ये भी कह रहा है कि अगर तुमने पैसे दे दिए तो तुम्हें कोई टच नहीं करेगा, क्योंकि बाकी के जो अपराधी हैं या जो और लोग हैं वो उसको टच नहीं कर पाएंगे। इसके साथ में वो ये भी कह रहा है कि तुमने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, तुमने पुलिस वालों को पैसे दिए हैं, अब तुम्हारा टिकट जो है वो कट चुका है और तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो कुणाल छाबड़ा जो है इलीगल कॉल सेंटर का मालिक है, उसके खिलाफ FBI ने भी शिकायत की है और दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। पिछले 1 साल से वो दुबई में है और दुबई में रहकर वो लगातार अपने धंधे, अपना जो रैकेट है वो चला रहा है। लॉरेंस ने कुणाल छाबड़ा से बीते साल मई में 5 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसका वीडियो कॉल किया था। उसके बाद कुछ उसने व्हाट्सएप कॉल भी किए थे और वो सारी रिकॉर्डिंग NDTV के पास है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा कि किस तरह से जेल में रहने के बाद भी जो लॉरेंस बिश्नोई है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है और मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉल कर रहा है और ये बता रहा है कि मेरी शक्ल देख लो, मैं लॉरेंस बिश्नोई हूँ और तुम्हें 5 करोड़ रुपए देने हैं। इसके बाद जो फ़ोन रिसीव कर रहा है कुणाल, वो कहता है कि जी मैंने आपको पहचान लिया है और मैं कुछ करता हूँ। लेकिन इसी बीच कुणाल ने दिल्ली पुलिस में केस दर्ज करा दिया और केस दर्ज कराने के बाद से कुणाल दुबई में है। जैसे मैंने कहा कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो जेल में रहकर लगातार अलग अलग सोशल मीडिया ऐप के जरिए, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो या फिर सिग्नल हो, इनके जरिए जो उसके साथी देश के बाहर बैठे हैं, जिसमें गोल्डी बराड़ है, अनमोल बिश्नोई है, रोहित गोदारा है या जो बाकी के गैंगस्टर्स हैं, उनसे लगातार संपर्क में रहता है और जेल में बैठकर अपने पूरे सिंडिकेट को चला रहा है। ये माना जाता है कि पूरे देश में उसके 700 से ज़्यादा शूटर हैं, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में, और लगातार वो जेल से मोबाइल का इस्तेमाल करके विदेश से हथियार मंगाता है, टारगेट किलिंग करता है, एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता है और लगातार जो नॉर्थ इंडिया के जो बड़े क्रिमिनल्स हैं वो उसके सिंडिकेट में अलग अलग जेलों से शामिल हैं। तो केवल लॉरेंस बिश्नोई ही नहीं बल्कि जो बाकी के गैंगस्टर हैं वो भी जेल में रहकर लगातार मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जेल प्रशासन इसमें मिला हुआ है, वरना इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच में एक अलग सेल में जो लॉरेंस बिश्नोई है वो रह रहा है, उस तक मोबाइल कैसे पहुंच रहा है ये अपने आप में चौंकाने वाला है। तो जेल से रहकर वो लगातार अपने पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है, सलमान खान को धमकी दे रहा है, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवा रहा है जेल में रहकर, और अब उसकी अपराध का, उसके जो उसकी जो क्राइम की दुनिया है उसका एक जीता जागता वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सीधे तौर पर खुद शामिल है और वीडियो के जरिए एक इलीगल कॉल सेंटर माफिया को धमकी दे रहा है। और देश की बात में बात अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर्स और उस पर हो रही राजनीति की। दरअसल 28 अगस्त को सुल्तानपुर में सोने चांदी की दुकान में डकैती हुई थी। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने एक और आरोपी को मारा गया, कहा गया। आरोपी का नाम अनुज सिंह था। इससे पहले इसी केस में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जमकर राजनीति हुई। अब अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। जब उनके किसी एक माफिया साकृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, तब ये चिल्लाने लगते हैं। उनका इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। धर्मराज सिंह उस अनुज प्रताप सिंह के पिता हैं जिनको सोमवार को उन्नाव में एसटीएफ ने सुल्तानपुर डकैती मामले में मार गिराया। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बेटे अनुज प्रताप सिंह की मौत का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आखिर क्या संबंध है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 28 अगस्त को एक ज्वेलर्स की दुकान में डकैती हुई। इस डकैती का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने आरोपियों की तलाश शुरू की और इस तलाश के दौरान सबसे पहले मंगेश यादव नाम के एक आरोपी को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। यूपी एसटीएफ की इस कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार जाति देख करके एनकाउंटर करती है।
इस मामले में अभी राजनीति ठंडी नहीं पड़ी थी। इसी बीच यूपी एसटीएफ ने एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया और इसके बाद न सिर्फ यूपी एसटीएफ की इस कार्रवाई पर अनुज प्रताप सिंह के पिता बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, योगी जी की पुलिस और एसटीएफ अब उत्तर प्रदेश में अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। किसी भी उत्तर प्रदेश की किसी भी घटना में इतनी थ्योरी नहीं आई। कभी एसटीएफ कहती है कि मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, कभी हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया, फुल इनकाउंटर कर दिया, चीज़ें बरामद कर ली। जब समाजवादी पार्टी ने मंगेश यादव की हत्या का मामला उठाया कि ये फर्जी इनकाउंटर है, ये हत्या है, और सूची जारी की कि ज़्यादातर पिछड़े दलित और मुसलमानों को योगी जी की सरकार मार रही है, तो अब खाता वही सही कर रहे हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जमकर वार पलटवार हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, कैसा दिमाग है इन लोगों का। और आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर मामले को समाजवादी पार्टी बही खाता ठीक करने की कोशिश करार दे रही है, तो सत्ता पक्ष की अपनी अलग ही दलील है। जिस पर 2 मुकदमे थे, उत्तर प्रदेश में केवल 1 मुकदमा था, उसको आपने मार दिया। जिस पर 86, 57, 58, 44, 52 मुकदमे हैं, उनको तो योगी जी सरकारी सुरक्षा देकर के उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। इसके बारे में क्या हम कह रहे हैं टॉप 10 अपराधियों की सूची उठाइए ना। आज के दिन में विपक्ष को जवाब देना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं है, या समाजवादी पार्टी अगर अपराधियों को संरक्षण देना चाहती है तो एक अलग से समाजवादी पार्टी को सेल खोल लेना चाहिए कि मैं एक अपराधी का सेल हमारी पार्टी में आओ, मैं संरक्षण दाता हूं और हमारे साथ। हमको लगता है इससे कि नहीं अपराधियों की सहायता से सरकारें बना रहे थे। यूपी पुलिस कह रही है कि वो नहीं चाहते कि किसी का एनकाउंटर हो, लेकिन हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि एनकाउंटर करना जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जाति की राजनीति तेज हो चली है। यहाँ अपराध भी होता है तो उसका भी तत्काल राजनीतिकरण कर दिया जाता है। अब देखना होगा कि क्या 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव तक जाति का बोलबाला रहता है, या फिर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक यूं ही जाति की राजनीति चलती रहती है। उन्नाव से अपने सहयोगी गौरव शर्मा और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में बात गुजरात की। गुजरात के दाहोद में एक शर्मनाक करने वाला मामला सामने आया है। एक बच्ची का बलात्कार करने में नाकाम रहने पर सरकारी स्कूल के एक प्रिंसिपल ने, आपको बता दें, 6 साल की मासूम बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी प्रिंसिपल ने वारदात को अंजाम देने के बाद शव को स्कूल की इमारत के पीछे ही फेंक दिया था। बच्ची के स्कूल बैग और चप्पलों को क्लासरूम में छोड़ दिया। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर जब प्रिंसिपल से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल गोविंद नट को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक परिजनों ने प्रिंसिपल के साथ बच्ची को स्कूल भेजा था। स्कूल खत्म होने के बाद बच्ची पर जब घर नहीं लौटी तो परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की और उसे स्कूल भवन के पीछे परिसर में बेहोश पड़ा पाया। वो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। हम गुजरात की खबर देख रहे हैं, तस्वीरें किस तरह से इस प्रिंसिपल को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन
एक 6 साल की बच्ची की हत्या की, अपने स्कूल की ही बच्ची की हत्या की, और ये एक प्रिंसिपल है। बहरहाल अब ये हिरासत में है। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां भेड़िए के बाद तेंदुए का खौफ फैल गया है। रिहायशी इलाके में तेंदुए के चहलकदमी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं। वायरल वीडियो महसी इलाके के राजापुर कला गांव की हैं। यहां दीपक सिंह नाम के व्यक्ति की सरिया सीमेंट की दुकान है और दुकान के सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। ये वीडियो 21 सितंबर का बताया जा रहा है। और बात करते हैं अब महंगी सब्जियों की। दिल्ली में टमाटर और प्याज फिर से महंगा हो गया है। आज देसी टमाटर मंडी में 70 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि हाइब्रिड टमाटर की कीमत 60 रुपये प्रति किलो है। प्याज पिछले 15 दिनों से 60 रुपये प्रति किलो के रेट पर बिक रहा है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर दक्षिणी दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में पहुंचे और वहां लोगों से बात की। एक रिपोर्ट। मैं इस वक्त ओखला सब्जी मंडी में हूं, जहां पर टमाटर एक बार फिर महंगा होने लगा है। जुलाई अगस्त में इसकी कीमतें 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी और अब एक बार फिर पिछले कुछ दिनों में टमाटर महंगा होने लगा। मेरे साथ टमाटर व्यापारी हैं नाजिम साहब। क्या वजह है कि टमाटर महंगा हो रहा है? सर पीछे से लोडिंग ज़्यादा है, माल है नहीं, तो माल की तेज़ी इस मारे हो रही है। जब माल ज़्यादा होगा तो रेट अपना डाउन हो जाएगा जो बात है। तो इसमें उठान ज़्यादा चल रहा है चादर का, तो इसमें हमारा तेज़ी है और कोई रीज़न नहीं है इसमें। जी। तो ये जो टमाटर, ये देसी टमाटर है? ये देसी है। इसका क्या रेट है अभी? इसका 70 रुपये किलो देसी टमाटर का रेट आज का। 70। और ये वाला कौन सा टमाटर है? ये बम्बई टमाटर है। हाँ। इसका 60 रुपये किलो रेट चाट का आज 60 का। रुपये किलो। जी। तो 60 और 70 ये रेट चल रहा है अभी? जी हाँ, ये रेट चल रहा है। तो 4 दिन पहले क्या रेट थे टमाटर? 4 दिन पहले 30 रुपये किलो रेट, 35 रुपये किलो 4 रुपये रेट थी। तो ये दोगुना हो गए कीमत 3-4 दिनों में? हाँ, 3-4 दिन में मतलब डबल रेट हो गया। तो आगे के लिए क्या स्थिति है? आपको लगता है ये और महंगा होगा अभी? सर लग तो चांस ऐसे रहे महंगा होने के, बाकी वक्त का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। क्योंकि माल जब पीछे अगर ज़्यादा होगा तो मंदा हो जाएगा, कम है तो महंगा ही रहेगा। तो आपको लगता है त्योहारों के सीजन में टमाटर की डिमांड बढ़ रही है? इस टाइम तो भाई साहब हर चीज़ की ज़रूरत टमाटर की है। घरों में ज़्यादा इस्तेमाल टमाटर करते हैं, तो हमारे उठान तो है ही जो बात है। जब उठान ज़्यादा हो जाता है तो बढ़ जाती कीमत ज़्यादा। ठीक। आप टमाटर खरीदने आए? जी बाबू जी। क्या कितना खरीदा आपने? 5 किलो। 5 किलो? 350 का। 350 का महंगा हो गया बाबू जी। परसों 70 रुपये किलो? हाँ जी, परसों के दिन तो मद्दा था। अच्छा। हाँ, 40 रुपये किलो। क्या वजह है कि प्याज महंगा बना हुआ है? ऐसा है सर, इसकी महंगाई कोई ये नहीं है कि देश की महंगाई है। वजह यह है कि बाढ़ आने से और पानी के बरसने से फसल बेकार हो जाती है, इसलिए महंगाई का बढ़ना ज़रूरी हो जाता है। और रास्ते में चलने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में आ जाए। इसका सफ़र 4 दिन में तय होता है। ये नासिक, पूना, बम्बई से माल आता है। इसका कारण ये होता है कि अगर ये चीज़ यहाँ ख़त्म हो गई है तो इसको आने में 4 दिन लगते हैं। ये अभी प्याज का क्या रेट है यहाँ मंडी में? 60 रुपये किलो बेच रहे हैं हम डिटेल में, और होलसेल में बताते हैं 280 रुपये का 5 किलो। और जो लोग बाहर को ले आते हैं वो 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो बेचते हैं। तो ये कब से 60 रुपये किलो बना हुआ है? करीबन 15 दिन हो गए जनाब। 15 दिन? जी। तो अभी रेट कम होने का कोई नहीं, मतलब ही नहीं बनता। प्याज के तो रेट और जाएंगे। बस ये जो नवरात्रि आ रही है इसमें ये मंदी होएगी, 40 रुपये किलो तक हो जाएगी नवरात्रियों में। उसके बाद सीधी प्याज उन्हीं रेटों पर आ जाएगी जिन रेटों पर अब बिक रही है, 60 रुपये किलो। ठीक। टमाटर पहले आप कितना खरीदते थे, अब कितना खरीदते? हम सब्जी बेचने वाले हैं रिटेल में, यहाँ से थोक भाव में खरीदते हैं। तो पहले 800-900 रुपये का टमाटर का एक रेट था, अब वो 1400 रुपये का यहाँ है।